जय हिंद दोस्तों। आज अरे यावर रहेगा याद का दूसरा पार्ट हम देखेंगे। आधा हमने करवा दिया, थोड़ा सा और रह रहा है तो इस लेक्चर में वो पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों आप नेट जे वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करो और कमेंट जरूर करना है, और अगली क्लास कौन सी रचना पर लेके आनी है ये भी आपको कमेंट में बताना है, उसी पर मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा। दोस्तों, चौथा उपशीर्षक है 4 नंबर वाला, ठीक। इसका नाम है मौत की घाटी। और मौत की घाटी किसे कहा है? मनाली को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मौत की घाटी उपशीर्षक में कौन से शहर का वर्णन है? मनाली का। मनाली में क्या दे रखा है इन्होंने मौत की घाटी में? कि क्षुद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये लाइन के सृजन के क्षण हमेशा नहीं रहते, वे थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर निकल जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे ही उत्कर्ष के अवसर पाता हो, उन्हीं में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी तो संसार में इतनी ऊंच नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई हैं, प्रतिभा प्रसूत हैं, वही सुंदर और शुभ है। बाकी तो केवल बनाई हुई चीजें हैं जगह भरने के लिए, ठीक। देवताओं के अंचल में बैठकर एक दिन देवत्य के बाद मैंने पाया कि लिखना आगे चलता नहीं है। लिखना आगे चलता नहीं है। आगे देखो, कुल्लू के गांव में दिया प्राय नहीं चलता, ठीक। प्राय नहीं जलता, दिया प्राय नहीं जलता। संध्या होते होते लोग डांगरों की देखरेख से निपट कर, डांगर यानी पालतू गाय भैंसे की देखरेख से निपटकर, भोजन बासन उठाकर घर के भीतर आग के आसपास बैठ जाते हैं और जब तक मन होता है गपशप करते हैं, फिर सो जाते हैं। मेरे गांव में प्रवेश करते ही, अब जैसे ही कुल्लू में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही एक एक करके घरों के दरवाजे खुलने लगे, और थोड़ी देर में मैंने पाया कि गांव के प्रायः तमाम पुरुष स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। सब अज्ञे जी को देख रहे थे कि यह व्यक्ति गांव में कौन आ गया है, ठीक। एकाएक सारा गांव ही समवेश्वर में एक शीतकार ध्वनि कर उठा। शीतकार ध्वनि कर उठा। मैं धड़कते हुए हृदय से किसी न किसी तरह घर पहुंचा और भीतर घुसकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। यानी ये जिस गांव में आकर जिस घर में ठहरा था उस घर में घुस गया और किवाड़ बंद करके अंदर बैठ गया। कौन? अज्ञे, ठीक। लेखक अंदर बैठ गया। और कौन सी ध्वनि करते हैं गांव वाले? शीतकार ध्वनि। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन सी ध्वनि करते हैं? शीतकार ध्वनि। मैंने सुना है कि गांव भर के किवाड़ बंद हो गए हैं। बत्ती नीची करके चारपाई पर लेटकर मैं सोचने लगा कि इस घटना का कारण क्या हो सकता है। यानी जैसे मैं गांव में घुसा, लोग मेरी तरफ एक चोर दृष्टि से देखने लगे मुझे। इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे? ऐसे सोचने लगा लेखक, ठीक। मुझे यह भी याद आया कि असभ्य आदिम जातियों में भी अनिष्ट निवारण के लिए या भूत प्रेतों का प्रकोप हटाने के लिए शीतकार ध्वनि या कराने का स्वर पैदा किया जाता है। तो दोस्तों, ये शीतकार ध्वनि आपको ध्यान में रखनी है।
महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। शीतकार ध्वनि क्यों करते हैं कुल्लू के लोग? क्यों की जाती है शीतकार ध्वनि? अशुभ को हटाने के लिए। ठीक। कराहने का स्वर पैदा किया जाता है, अब भी होता है। कुछ ही दिन पहले फ्रेजर की मैं गोल्डन बाउ में मैंने आदिम जातियों की प्रथाओं का वर्णन पढ़ा था। वह अभी मेरे दिमाग में भरा हुआ था और मैं हर एक बात का कारण किसी आदिम विश्वास या प्रथा में खोजा करता था। ऐसी बातें सोचते सोचते, विमर्श करते करते मैं यानी लेखक सो गया। रात में मेरे घर पर पत्थर बरसाए गए। अब क्या करते हैं कि रात में गांव वाले आते हैं और जो इस घर में लेखक ठहरता है उस घर के ऊपर गांव वाले क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। पहले मैंने समझा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन बाहर आकर देखा कि आकाश स्वच्छ है और तभी एक और बौछार हुई। दूसरे दिन मैंने श्रीयुत बेनन से सारी बातें कही। किससे? बेनन से। फिर उन्होंने बताया कि पिछले साल जो लोग उस घर में आकर ठहरे थे उन्होंने गांव की स्त्रियों से कुछ छेड़छाड़ की थी। मनाली के लोग बड़े अभिमानी हैं, ऐसी बात नहीं सह सकते। उन्होंने पत्थर बरसाकर उन लोगों को भगा दिया। किनको? जिन्होंने पहले छेड़खानी की थी। अब वे शायद उस घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर बरसाए। इसलिए लेखक गांव में घुसा, तब उन्होंने चोर दृष्टि से उसे देखा। मैं वह मकान छोड़कर मनाली से उतर नई बस्ती दाना में आ गया। बेनन साहब ने अपने बंगले का आधा हिस्सा मुझे दिया। यहाँ पर उनके सेबों के बाग में उनकी शिशु कन्या शकुंतला की गंभीर नीली आंखें और तीव्र हंसी देखकर मैं उस दर्द को भुलाने लगा जो मनाली वाले घर में मेरे भीतर जाग उठा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बेनन साहब की शिशु कन्या का क्या नाम है? शकुंतला। ठीक। हर हम समतल भूमि के रहने वाले ही अपने पतन की सड़ियांद वहां पहाड़ों में ले जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम घूमने जाते हैं पहाड़ों में तो हम अपने साथ कई चीजें ले जाते हैं, तो उनका जो कचरा होता है हम वहीं छोड़ आते हैं। तो उसका भी जिक्र किया है लेखक ने। अपनी भद्दी छाप से ही हमने पहाड़ों का सौंदर्य विकृत कर दिया है। यहाँ तक कि आज भारत के पहाड़ी इलाकों में शायद ही कोई ऐसा स्थल बचा हो जो दूषित नहीं हो गया है, जिसे बेवकूफ सभ्य मानव ने यह कहकर कि तुम सुंदर हो तो लो, मैं अपने कलंक से तुम्हें भी काला कर सकता हूं, भ्रष्ट नहीं कर दिया है क्या? यानी लेखक कह रहा है कि असभ्य सभ्य से दिखने वाले बेवकूफ मानवों ने अपने साथ लाला कर कचरा यहां भी डाल दिया है, इस जगह को भी गंदा कर दिया है। ठीक। आगे देखो। शेर के लिए पर्वतों में गया हुआ, घूमने फिरने के लिए, कि शेर के लिए पर्वतों में गया हुआ सभ्य सामाजिक मानव अपना अधपतन और गंदगी वहां भी बिखेर आया है, एक विशेष प्रकार के कीड़े की तरह जो पेड़ के पत्ते पर उसकी हरियावल खाता हुआ बढ़ता चलता है और इस प्रकार अपने पीछे पत्ते पर एक सूनी लकीर छोड़ जाता है। हम लोगों ने भी बड़े हम लोगों ने भी हम लोगों ने भी पहाड़ों की पुण्य भूमि पर पतन और रोग और मृत्यु की एक गहरी रेखा खींच दी है। अगला जो उपशीर्षक है दोस्तों, एलुरा। ठीक, एलुरा। इसमें फैक्ट देखिए। औरंगाबाद जैसा कि नाम से ही प्रकट है औरंगजेब ने बसाया था। तो औरंगाबाद किसने बसाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब इसे बसाता है। ठीक। खुलदाबाद भी उसी की कृति है।
किसकी? खुल्दाबाद। किसने बसाया? औरंगजेब ने। खुल्दाबाद के अर्थ है स्वर्ग की बस्ती। अब प्रश्न यहां से बन सकता है दोस्तों, एनटीए वाले नेट वाले दे देंगे कि खुल्दाबाद का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है? स्वर्ग की बस्ती, स्वर्ग की बस्ती। ठीक, आगे देखो। एलोरा की गुफाएं 3 श्रेणियों में विभाजित है। फैक्ट महत्वपूर्ण है। एलोरा की गुफाएं कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं? 3 श्रेणियों में। पहली श्रेणी में 12 गुफाएं हैं। ठीक, जो पहली श्रेणी किसकी है? बौद्ध, बौद्ध धर्म की हैं। दूसरी श्रेणी में 17 हैं, जो किसकी हैं? ब्राह्मण गुफाएं हैं, दूसरी श्रेणी में। तृतीय श्रेणी में जो गुफाएं हैं वो हैं जैन धर्म की। तो कौन कौन से? बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। ठीक, ये 3 श्रेणियों में एलोरा की गुफाएं बटी हुई हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देखो। आस्था तुम्हें भी थी, धर्मात्मा तुम भी थे, शारीरिक परिश्रम से अपना भरण करने की साधना भी तुमने की थी, पर क्या तुम नहीं जानते कि साधना का एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है, क्योंकि जहां अहंकार का विसर्जन नहीं वहां विनय नहीं है, साधना कैसे हो सकती है? तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन? कि साधना का एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक, महत्वपूर्ण है। साधना कैसे हो सकती है? ठीक, अहंकार हो तो। ईश्वर के आगे झुकने से ही तुम अपने समकक्ष मानव प्राणी से अपने को ऊंचा समझने के अधिकारी बनते थे, जो आध्यात्मिक दर्प है, जो अहंकार का सबसे विघातक रूप है। ईश्वर की क्षुद्रतम रचना के आगे विनय होना ही ईश्वर के आगे विनय होना है। ठीक, आगे देखो। इसके जो प्रमुख बंधु हैं एलोरा के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब स्थित एलोरा की गुफाओं का वर्णन है इसमें। इस अध्याय में गुफाओं में बने चित्रकारी का वर्णन और ऐतिहासिक प्रसंग है, औरंगजेब का वर्णन है। अगला जो उपशीर्षक है दोस्तों वो है माजुली। ठीक, तड़के 3 बजे चला था। कितने बजे चलता है लेखक? 3 बजे। 7 बजे ब्रह्मपुत्र के तट पर पहुंच गया, अपना बोरिया बिस्तर और 10 दिन का राशन नाव में लादा। हवा जोर की थी। मैंने कहा, नावरिया पाल खड़ी करो। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके जा रहा था वो। तो जैसे ही वो नाव में बैठा उसने अपना सामान लाद लिया नाव में और नाव आगे बढ़ने लगी। अब नावरिया यानी नाव चलाने वाला, केवट। नावरिया का क्या मतलब है? केवट, नाव चलाने वाला, केवट। ठीक, तो लेखक ने कहा कि जो नाव की जो पाल हैं, नाव में क्या दोस्तों आपने देखा होगा जहाजों में बड़े कपड़े लगे रहते हैं या पाल लगी रहती हैं, वो हवा के माध्यम से उससे जहाजें चलती हैं। ठीक, तो जब लेखक ने कहा कि नावरिया पाल खड़ी करो, तो नावरिया केवल जोर से हंस दिया। असमिया लोग खूब हंसते हैं, बाधाओं पर और भी अधिक हंसते हैं, इसलिए कि वे बाधा को बाधा मानते ही नहीं, वह तो केवल काम न करने की एक युक्ति है, और काम न करना पड़े तो क्यों न हंसा जाए। बात यह थी कि नदी का प्रवाह तो दक्षिण को था, जिधर हमें जाना था, यानी ऐसे नदी बनी हुई थी। ठीक, अब नाव नाव इधर से यूं जा रही थी। ठीक, अब नाव को इधर जाना था पर हवा का रुख उल्टा था, यानी हवाएं यूं चल रही थी। तो अगर वो पाल खड़ी करता तो नाव इधर जाने की बजाय वापस पीछे जाने लगती। इसलिए जैसे लेखक ने नावरिया से कहा कि पाल खड़ी कर दो, तो लेखक तो नावरिया हंसने लगा था। ठीक, आगे देखो। जिस तरह
कश्मीरियों की प्रिय युक्ति है। दोस्तों आपको एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेखक ने कहा है कि असमिया लोग खूब हंसते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कश्मीरियों की प्रिय युक्ति है कुछ फिक्र नहीं, उसी तरह असमियों की जीवन आलोचना का निचोड़ जिस एक वाक्य में आ जाता है वह है बड़ दिकदारी। मैंने हवा की ओर मुंह उठाकर कहा, बड़ दिकदारी। असमिया लोग द को प्राय ड ही उच्चारण करते हैं, तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। असमिया लोग द की जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ड का। तो यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। द की जगह ड का उपयोग करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच में माजुली नाम का एक द्वीप है, तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच माजुली नाम का एक द्वीप है, तो माजुली द्वीप कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नदियों में छोटे छोटे टापू होना मामूली बात है, लेकिन माजुली अपने ढंग का अनूठा टापू है। अगला फैक्ट देखिए। शिष्टाचार के बाद गोसाई ने मुख्तियार की ओर उन्मुख होकर पूछा कि क्या मैं असमिया समझता हूं? तब लेखक ने कहा कि हाँ समझ लूंगा। उन्होंने कहा तब तो आप पढ़ भी लेते होंगे। तब लेखक ने स्वीकार किया कि बांग्ला लिपि में मैं जानता था, बांग्ला लिपि में जानता था, इसलिए असमिया पढ़ भी सकता था। और शंकर देव माधव देव के जो कुछ भक्ति के गीत मैंने पढ़ रखे हैं। ठीक, तो किसके गीतों का जिक्र आया इसमें? शंकर देव और माधव देव के गीतों का जिक्र आया है। उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, तो माधव देव के बड़ गीत आपने पढ़े हैं? तो लेखक कहता है कि हाँ मैंने पढ़े हैं। फिर असमिया वैष्णव संप्रदाय के विषय में बातें होती रही। फिर गोसाई ने कहा यहाँ पर जो परदेसी आते हैं उनमें ऐसे कम होते हैं जो हमारे देश और संस्कृति में रुचि रखते हो। और एक क्षीण सी उदासी उनके चेहरे पर दौड़ गई। तो गोसाई का जिक्र आया है इसमें, आपको नाम ध्यान में रखना है, गोसाई। ठीक, आगे देखो। मैंने कहा मैं तो देखने और सीखने ही आया हूं। यों भी मैं जहां जाता हूं वहां के जीवन और परिवेश को समझने का यत्न करता हूं। फिर असम में सचमुच सोनार असम, असम को क्या कहा जाता है? सोनार असम। ठीक, सोने का असम। और सोने का असम और मोर सोना असम, इस तरह असम के बारे में कहा जाता है। कई असमिया जातीय गीतों की टेक भी है। भा, भारत के सुंदरतम अंचलों में एक। ठीक, अगला फैक्ट देखो। सन 1942 के अगस्त आंदोलन के बाद गड़ा मूर अधिकारियों का कोप भाजन बना। कौन से गांव का जिक्र है? गड़ा मूर। अधिकारियों का कोप भाजन बना, यह तो ऊपर बता चुका हूं। इन अधिकारियों में मुख्यतः जोरहाट जिले का तत्कालीन अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर, जिसने गड़ामूर गोसाई के प्रश्न को व्यक्तिगत प्रश्न बना लिया था। गड़ामूर सत्र पर उसकी अकृपा ने सत्र के शिष्य मात्र को सताने के निश्चय का रूप ले लिया था। तो गड़ामूर का जो गोसाई था उसकी एक बार किससे झगड़ा हो गया? तत्कालीन अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर से। ठीक, तो डिप्टी कमिश्नर क्या करता है कि सभी गांव वालों को सताने का प्रयत्न करता है, उनको परेशान करने की कोशिश करता है। यह कैसे किया जा रहा है यह पंचायत में मुझे बताया गया था, किंतु तब मैं विश्वास न कर सका।
क्योंकि मेरी यह धारणा थी कि अंग्रेज का दमन सदा वैध होता है। अंग्रेजों का दमन सदा वैध होता है। वह नरसंस भी होता है, तो उसकी नरसंसता कानून की मांग का जामा पहनकर आती है, नंगी कभी नहीं आती। इसके अपवाद व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु साधारणतया यह अंग्रेज चरित्र की विशेषता। किंतु साधारणतया यह अंग्रेज चरित्र की विशेषता है, और अंग्रेजी शासन की तो है ही। ठीक। तो लेखक ये सोच रहा था कि पहले लेखक को लगता था कि अंग्रेज इस तरह किसी पर व्यक्तिगत व्यक्तिगत किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने गड़ामूर की घटना सुनी तो अंग्रेजों का उसके जो छवि बनी हुई थी वो हटी, ठीक, लेखक के सामने से। किंतु साधारणतः यह अंग्रेज चरित्र की विशेषता है और अंग्रेजी शासन की तो है ही। ठीक, आगे देखो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, माजुली के प्रमुख बिंदु। इसमें असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने द्वीप माजुली का वर्णन है। किसमें? असम में बने, असम ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है? असम में। ठीक। और माजुली द्वीप किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। शुभ्रा, नावरिया, मंदोज और गोसाई ये पात्र इस शीर्षक में आए हैं। नाग केसर और अशोक के फूल का जिक्र हुआ है इसमें। अगला जो उपशीर्षक है, बहता पानी निर्मला, इसमें कहां का जिक्र है? अमरकंटक का। ठीक, अमरकंटक का जिक्र है। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा हूं, काफी भटका हूं, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। तो एक फैक्ट यह भी है, लेखक को बचपन में क्या शौक था? नक्शे देखने का शौक था। ठीक। बचपन में एक नाम पढ़ा था अमरकंटक। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से कंबल और दो चार कपड़ों का बंडल बना लिया था कि अभी चल दूंगा। तो जैसे ही लेखक ने, अज्ञेय ने अमरकंटक अमरकंटक का नाम पढ़ा या सुना, तो इन्होंने यहां घूमने का विचार कर लिया था। ठीक। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए और सीट या बर्थ बुक कीजिए। होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है, और इसमें मजा बिल्कुल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। लेखक ने कहा है कि इस शीर्षक में यात्रा करने के तरीके बताए। एक तो सब कुछ व्यवस्थित रूप से यात्रा करना है, जो लेखक को पसंद नहीं है। लेखक को पहले से निश्चित स्थान पर जाकर पहले स्थान निश्चित करें और फिर वहां घूमने जाए, ऐसा लेखक को पसंद नहीं है। ठीक। लेखक तो अपने मन से चल पड़ता है और वो स्थान के पूर्व निश्चित नहीं करता कि कहाँ घूमने जाना है, जहां मन पड़े वहीं घूमता है। लेखक को ऐसी यात्रा पसंद है। ठीक। नक्शे में मैं अब भी देखता हूं, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं। ठीक। आगे देखो। लोग कहते हैं
कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूं और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ठीक, आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपना मान यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। तो लेखक ने जीवन दर्शन का निचोड़ क्या माना है? क्या माना है लेखक ने जीवन दर्शन का निचोड़? घूमते रहने को जीवन दर्शन का निचोड़ माना है। ठीक, रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। यहां पर यह शीर्षक खत्म। अगला उपशीर्षक देखिए, सागर, सोवियत, मेघ, मैखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। इसमें देखिए, कालिदास ने जब कुमार संभव की परिकल्पना आरंभ करते ही पूर्व और अपर समुद्रों को हिमालय के साथ जोड़ दिया, तब न केवल एक ही श्लोक में भारत की भौगोलिक इकाई का मानदंड प्रस्तुत कर दिया, बल्कि परोक्षतः उस भव्य लीला भूमि को भी मूर्त कर दिया, जिस पर और केवल जिस पर सुब्रमण्य के आधान का निमित्त बन सकने वाली वैश्विक संगम क्रीड़ा हो सकती है। कुमार सुब्रमण्य जो असुर महानायक का संहार करने वाले महानायक होंगे। जन्म से ही मेरा संबंध प्राचीन स्थलों और पुरावशेषों से रहा। किसका? लेखक अज्ञेय का। यह संयोग की बात थी, जिस स्थल पर जन्म हुआ वह बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल था, पर जब होश संभाला तब से ऐसे अनेक स्थलों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिनके साथ शिव और पार्वती के पौराणिक संदर्भ जुड़े हुए थे। कुछ उन स्थलों का और कुछ उनके महात्म्य का परिचय पाकर पौराणिक संदर्भों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती रही। इस तरह लेखक को घूमने का शौक चढ़ता गया। आगे देखो, भारत की एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा का स्वप्न बचपन से ही था। तो लेखक को घूमने का शौक कब से था? बचपन से ही लेखक को घूमने का शौक था। ठीक, यात्रा सीधी नहीं हुई, होती भी कैसे? एक बार में ही आद्यंत पूरी भी नहीं हुई। एक यानी यात्रा लेखक की व्यवस्थित नहीं थी, और एक बार में उसने जिस स्थान पर जाने का सोचा तो उस पर पहुंचा भी नहीं, वो कहीं दूसरी तरफ भी मुड़ जाता था। ठीक, बल्कि भटकते भटकते ही यात्रा बनी। पर अगर एक तरफ उसे बीच में स्थगित करना पड़ा तो दूसरी तरफ लाभ यह हुआ कि एक एक खंड की यात्रा दो दो तीन तीन बार कर ली, और आते जाते मार्ग थोड़ा बहुत बदलकर नए नए स्थल जोड़ने वाले व्रत भी बना लिए। संकट का बोध न होना बहादुरी नहीं है, सतत वर्तमान संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। तो यह लाइन भी महत्वपूर्ण है। फैक्ट याद रखना है आपको कि संकट का हमें पता ही नहीं चले, ये बहादुरी नहीं है। सतत वर्तमान संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। यानी हमें पता चल जाए कि यहाँ कोई संकट है तो वहां से भागना नहीं है, बल्कि वहां टिके रहना, उसका सामना करना है। ठीक, आगे देखो, मूर्तियां भी नहीं भुलाई जा सकती, मंदिर भी नहीं, पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है उस भावना का जिसने इन मंदिरों को संभव बनाया, उस आस्था का, उस विश्व दर्शन का, उस परंपरा का, उस संस्कृति का जिसके ये अवशेष हैं। आस्था या तो होती है या नहीं होती, पर अस्मिता को बोध कराया जा सकता है, और आज उसकी भी कम आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहां मैं यात्रांत पर खड़ा होकर निहारता हूं
कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है, और गुरल कांकड़ की ही तरह पैर सा तवा फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहां चुकती है यात्रा वहां आरंभ होती है। और ये लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों। डगर जहां चुकती है यात्रा वहां आरंभ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक। और अंत में लेखक लिखता है, चला चल डगर पर नंदा को निहारते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई रचना के साथ, और कौन सी रचना लेकर आनी है आप कमेंट में बताएंगे, उसी पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और आपको आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।